198 पॉइंट्स पे मार्केट का क्लोजर रहा, 800 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, विच इज वेरी गुड फॉर द मार्केट। ये वो नंबर्स हैं जिनके लिए सिर्फ एक सोच रखी हुई थी हमने कि आने वाले दिनों में ये भी एक वक्त आएगा, लेकिन फाइनली वो वक्त आ गया है। 53,000 से आगे जाना, मार्केट का इतना जबरदस्त रिएक्ट करना, पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करना, बुल रन का होना, वॉल्यूम जनरेट करना, ये तमाम चीजें मार्केट में कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर रही हैं। आज के दिन भी हमने यही देखा। अब वीक के अंदर और 2 सेशंस रह गए हैं, इस सेशन के अंदर भी यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फर्दर परफॉर्म करेगी और आने वाले दिन में नए माइलस्टोन अचीव करेगी। तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन मजीद बेहतर हों और मार्केट के नंबर्स और यही रौनकें बहाल रहें। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे वो न्यूज जिसके वजह से एक्चुअली ये नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, वो है रेमिटेंसेज एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर एक इजाफा देखा गया है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मजीद इसको बेहतर बनाया जा सकता है। इकोनॉमिक नंबर्स या इकोनॉमिक चीजें जो है वो काफी हद तक सीधी हो चुकी हैं, एक ट्रैक पे आ चुकी हैं, उनकी वजह से भी मार्केट इम्पैक्ट ले रही है। स्टॉक मार्केट को भी हम डिस्कस करेंगे, जो ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं इनके पीछे रीजंस क्या हैं। साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आ रहा है, और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे। जीडीपी ग्रोथ क्या होनी चाहिए, फोरकास्ट क्या मौजूद है और हमारी कितनी डिमांड है। सो वी आर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद तवाब साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FCCI के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं डॉक्टर अयूब से पूछूंगी, सर सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सिनेरियो दिखाई दिया है, मार्केट के नंबर्स डेली बेसिस पे हाई साइड पे जा रहे हैं, डेफिनेटली ये खुद तो नहीं होता कोई भी चीज, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है, इकोनॉमी का जो एक तवील सफर हमने तय किया है वो कितना मुश्किल था और चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा वक्त आ गया है? देखिए, स्टॉक मार्केट की जहाँ तक हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट फ्यूचर किसी भी कंट्री में होता है ना, इसको इकोनॉमी का बैरोमीटर कहते हैं जी। बैरोमीटर इस सेंस में कहते हैं कि ये प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या सिनेरियो होने वाला है। तो बेसिकली इकोनॉमिक इसमें तो कोई मतलब है, किसी को शक नहीं है, कोई दो राय भी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत क्राइसिस का शिकार रही है, बहुत प्रॉब्लम में रही है। लेकिन उसमें एक ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे हमने टारगेट अचीव कर लिए, लेकिन एक यू टर्न तो हुआ है ना। मतलब जो डिक्लाइनिंग थी वो डिक्लाइनिंग का रुक जाना और उसका यू टर्न ले लेना, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी हमने अचीव कर लिया, लेकिन यू टर्न का मतलब है कि अब देखें, थोड़ा सा आपने खुद ही अभी ब्रीफिंग में कहा कि रेमिटेंसेस में थोड़ा सा इम्प्रूव होना, एक्सपोर्ट में थोड़ा सा इम्प्रूव होना, फिर IMF की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल का मिल जाना, तो इन सब चीज़ों का स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट तो आता है। और स्टॉक मार्केट ठीक है, अभी क्राइसिस को नहीं बता रही करंट सिनेरियो क्या है, लेकिन प्रेडिक्ट कर रही है कि आने वाले हालात अच्छे हो सकते हैं, तो वो एक उसका एक पॉजिटिव है। और दूसरा देखिए, जो स्टेप लिए जा रहे हैं SIFC की, हम अगर देखें उसका डेफिनेटली आता है कि किसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से है। वो स्टॉक मार्केट तो इन्वेस्टमेंट का इंडिकेटर है ना, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। और उसमें आपके प्रोग्राम में भी मैंने पहले बहुत दफ़ा ये कहा कि ठीक है, इस तरह की पहले बहुत सारी कमेटीज बनती रही, काउंसिल्स बनती रही, उसके बावजूद डिक्लाइन आता रहा। बहुत सारे स्टेप लिए माजी में 30 साल में देखें, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बैरो से हम आ गए थे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, फिर हमने कहा कि CPEC का एक बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन SBI और पोर्टफोलियो में डिक्लाइन आता रहा। अभी जो ऐसा FCA में हुआ है कि पहली दफ़ा जो चीज़ नजर आई कि एक तो ये जहन में रखिए कि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है, उस तरह से नहीं कहा, फोकस किया गया ना, फोकस किया गया है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। और दूसरा शायद मेरा ख्याल है पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एटलीस्ट जो हमारी फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उन्होंने इसको शेल्टर दिया है। तो खुद आप देखें कि चीफ साहब ने रीजन जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बेसिकली दिया। इकोनॉमी तो बेसिकली इकोनॉमी को रन तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही होती है, और फोर्सेज की तरफ से उसको एक शेल्टर, एक इंडिकेशन मिला कि सब एक ही पेज पर हैं और सब इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही आपने बताया। मैं खालिद साहब से पूछना चाहूंगी, खालिद साहब आपको क्या लगता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं जिसका इम्पैक्ट हम वाज़ेह तौर पे मार्केट पे भी देख रहे हैं, और दूसरा ये कि जो एक हम पॉलिसी रेट के हवाले से इंडिकेशन विटनेस कर रहे हैं वो कितना ज्यादा ऑप्टिमिज्म उस पर क्रिएट हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज की बात करी, देखिए स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट थी वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन थी और अंडर रेटेड थी जो हमारे वैल्यूज थे।
अगर आप मुख्तलिफ कंपनीज के रिजल्ट भी उठा के देखें, जो सालाना रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें 25-30% की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नजर आ रही थी। तो वो जो आज आपको एक स्टॉक मार्केट में तेजी नजर आ रही है, वो एक बड़ी रियलिस्टिक है, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी, मुल्क की इन्वेस्टमेंट जो है बेहतर होंगी। अभी इकबाल साहब ने SIFC का जिक्र किया, तो जनरल साहब के साथ मैं भी उस मीटिंग में बैठा हुआ था, और ये उन्होंने बड़ी अच्छी खबरें दी कि मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आ रही है। मिसाल के तौर पे मिनिमम $25 बिलियन जो है वो UAE से आ रहा है, मिनिमम $25 बिलियन जो है वो सऊदी अरब से आ रहा है। इसी तरह 2-3 जगहों से पैसे और भी आ रहे हैं, और हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 100 बिलियन प्लस। ये इसमें से 50 के करीब आ भी चुका होता अगर ये जो अभी गल्फ में जो ये वॉर हो रही है इसकी वजह से अफेक्टेड हुई है। वरना अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो तनज़्ज़ुली का शिकार थे, अब वक्त ये आ गया है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतर होनी शुरू हो गई हैं, और आप ये देखिएगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा और लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे आएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें अभी करना बाकी हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। SIFC का जिक्र हुआ, उन्होंने 2 चीज़ें फोकस की हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक दिन में नहीं हो सकती, एक साल में नहीं हो सकती। आज भी अगर आप इंडस्ट्री में लगाने जाएं तो एटलीस्ट 4-5 साल लगते हैं। सिर्फ आप साल 2 साल में जो रनिंग इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री मौजूद है, उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट SIFC ने जो चीज़ें जो बेसिक हाईलाइट की है, वो नंबर 1 IT सेक्टर, नंबर 2 एग्रीकल्चर। IT सेक्टर में दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, और एग्रीकल्चर में आपको रिजल्ट आने शुरू हो गए। जो आज आपको इकोनॉमी में बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि कॉटन प्रोडक्शन जो है वो लास्ट ईयर 4.7 मिलियन बेल्स थी। आज जो बात हो रही है 8+ हो चुकी है, और 10.7 या 11 के करीब जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे ये इसी 1-2 महीने के अंदर। जबकि लास्ट ईयर हमने $2 बिलियन की ये इम्पोर्ट करी थी। तो अब वो $2 बिलियन न सिर्फ इम्पोर्ट हमारे वो पैसे बच गए, बल्कि अब हम इंशाल्लाह वैल्यू एडिशन करके फर्दर एक्सपोर्ट की तरफ आएंगे। तो हमारा आपने ये भी देखा तकरीबन अयूब मेहर साहब ज़्यादा अच्छी तरह फिगर्स बता सकेंगे, 34% के करीब हमारा ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो ऑलमोस्ट कम हुआ है इस साल। हमारी इम्पोर्ट कम हुई है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं जिस तरह बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ट्रेड डेफिसिट फिर भी कम हुआ क्योंकि हमने इम्पोर्ट पे कंट्रोल किया। और अब आने वाले साल में मेरे ख्याल में इम्पोर्ट की कंट्रोल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी हमने लास्ट ईयर करी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ने की तवक्को है। रेमिटेंसेस का जिक्र किया, डेफिनेटली रेमिटेंसेस बढ़ेंगी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, आज से 3 महीने पहले 6 महीने पहले हमारा जो गैप था ऑफिशियल डॉलर का और जो ओपन मार्केट में डॉलर का, वो 10-15 रुपए का फर्क आ गया था। तो रेमिटेंसेस हमारी फॉल हो रही थी क्योंकि लोग फिर बैंकों से भेजने बंद कर दिए थे। आज जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, ऑल्दो आपने 10 और 15 रुपए का जिक्र किया है, मेरे ख्याल में इससे भी कहीं ज्यादा 20 रुपए तक चला गया था। मैं बड़ा लेकिन ये फर्क भी इतना बड़ा था कि ऑफिशियल रेमिटेंसेस आपकी ड्रॉप हो गई थी। तो ये सारे इक़दाम की वजह से, SIFC की वजह से, इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ साहब ने आके इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दी, उन्होंने इसको फोकस किया, तो आपको उसके बेहतर नज़रात जो हैं वो नजर आने शुरू हुए एग्रीकल्चर साइड से भी, और आप जो स्टॉक एक्सचेंज की बात करिए उस हिसाब से भी तमाम चीजें बड़ी सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी डॉक्टर नवाब साहब के कमेंट से यही विटनेस किया कि हमारे पास चीजें बड़ी एक सेटल डाउन हो रही हैं। साथ साथ अगर हम बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स भी कम हुए हैं, और दूसरा ये कि अब ये ट्रेड के हवाले से बात की तो थोड़ा सा एक रीजंस थे पीछे जो कि एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जनरेट होने से रोके जा रहे थे या फिर किसी वजह से रुक गए थे। अगर हम याद रखें कि लास्ट ईयर हमें डिफॉल्ट के खतरात भी थे, लास्ट ईयर हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे कि हम अपनी इम्पोर्ट को देख सकें या एक्सपोर्ट कर सकें, बहुत सारे इशूज हो गए थे। उसको मद्देनजर रखते हुए अभी की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा हम कंपेयर करें तो आपको लगता है जो हमने जितना ज्यादा अचीव किया है वो काफी है, यानी इससे बेहतर नहीं हो सकता था? देखें, कम से कम 2 इंडिकेटर हैं और इन्वेस्टर्स के जहन में भी ये 2 चीज़ें बिल्कुल आ गई।
कि जो 1 साल 1.5 साल तक जो शोर मच रहा था ना डिफॉल्ट का, वो एक सेटल हो गया ना चीज। अब मेरे ख्याल में उस पर अब कोई डिबेट नहीं होती, कोई बहस नहीं होती कि डिफॉल्ट की बात नहीं थी, गलत थी वो बात। एक चीज गलत थी, गलत तौर पर इकोनॉमी को प्रपोर्ट किया जाए, जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा था। जी। अब इन्वेस्टर्स को भी ये पता लग गया, लोगों में भी कॉन्फिडेंस हुआ, बिजनेसमैन में भी कॉन्फिडेंस है, पब्लिक को भी एक कॉन्फिडेंस हुआ कि वो डिफॉल्ट वाली बात तो नहीं थी। दूसरा ये कि एक चीज, अब IMF से जो बिल्कुल लेटेस्ट जो रिव्यू हुआ था लास्ट वीक में, उसमें एक चीज की इंडिकेशन दे दी कि क्योंकि इन्फ्लेशन की जो प्रोजेक्शन है अब आने वाले दौर में, उसमें डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। और जब डिक्लाइन एक्सपेक्टेड होता है तो अंडरस्टूड होता है, इन्वेस्टर्स को भी ये पता है कि इन्फ्लेशन की जो प्रोजेक्शन होती है उसमें अगर डिक्लाइन बता दिया जाए ना कि प्रोजेक्शन में डिक्लाइन आ रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट यकीनन कम होने का इंडिकेशन मिल जाता है। वो एक बहुत बड़ा, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा ट्रेंड आपको फॉलो करना शुरू होता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं। अच्छा, दूसरा चीज ये कि एक चीज, थैंक्स गॉड कि अब ये पॉलिसी मेकर्स को एक चीज बिल्कुल जो काफी अरसे से हम जिसको डिस्कस करते रहते हैं, समझ में आ गई कि कंट्री के लिए फॉरेक्स का जो प्रोग्राम है, फॉरेन एक्सचेंज का, अपने इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, जो अर्निंग आपके पास था वो इन्वेस्टमेंट। यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। आरिफ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप लिमिटेड के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत एक अच्छा आज का दिन 58,000 का लेवल मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। तमाम जो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़े एक राइटली ट्रैक पर हैं, और दूसरा ये कि चीजें जो है वो अब सुरक्षित हुई दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं तमाम चीजों को? एक्चुअली ये जो आप रैली देख रहे हैं, ये तो चूंकि स्टॉक मार्केट की वैल्यूज बहुत नीचे चली गई थी और बहुत नीचे चली गई थी, और ये जो हमारा इकोनॉमी में डिक्लाइन रुका, तो उससे लोगों में जरा जो है वो होप आई कि चीजें अब राइट ट्रैक पर जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसकी वजह से ये हम देख रहे हैं कि मार्केट इस तरह परफॉर्म कर रही है। और फिर दूसरा ये है कि रुपए की वैल्यू में जो स्टेबिलिटी आई है, वो उसका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, उससे लोगों में फिर उम्मीद पैदा हुई है कि उससे हमारा इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो कंट्रोल में आएगा, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो भी गिरेंगे, और इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो फिर इक्विटी मार्केट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो यूं जो है फिर ये SIFC का जो इनिशिएटिव है, उससे लोगों में उम्मीद है कि नई इन्वेस्टमेंट बाहर से और दोनों विद इन द कंट्री जो है वो आएगी। तो यूं मार्केट में कुछ ऑप्टिमिज्म है फ्यूचर के में, और मार्केट तो पहले ही सेंटिमेंटल ड्रिवन दिखाई देती है, और फिर अब ये अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट होंगे तो ऑब्वियसली यस मार्केट की परफॉर्मेंस जायज है। आपको आने वाले दिनों में जीडीपी फोरकास्ट के हवाले से क्या लगता है? जीडीपी की जो अभी जो फोरकास्ट है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि 2 to 2.5% है। सर, आने वाले दिनों के लिए ये फोरकास्ट कम नहीं है? हमारी रिक्वायर्ड फोरकास्ट है तो ये बहुत कम है। जी, एक्चुअली रिक्वायर्ड से कम है, लेकिन अभी भी हमारा जो इशू है कि हम इम्पोर्ट्स ज्यादा जो है वो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अभी हमारे रिजर्व्स इतने नहीं बढ़े हैं कि हम इसको जो ज्यादा बढ़ने दें, क्योंकि हमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना निहायत जरूरी है, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको, क्योंकि उससे हम अपने रिजर्व्स को जो है वो मेंटेन कर सकेंगे। तो जो हम देख रहे थे कि हमारा ये जो फॉरेन डेट है, फॉरेन करेंसी डेट, वो सारे का सारा पिछले 10 साल तक करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर और ये फॉरेन डेट का नंबर जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब ज्यादातर पैसे हमने बोरो के करंट अकाउंट डेफिसिट में जो है वो लगाए हैं और डाले हैं। तो हमारे रिजर्व्स की, हमारी करेंसी की वैल्यू की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कंट्रोल रहे, ताकि हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी अपने टाइमली पूरे कर सके। तो उस लिहाज से जो है वो इंडस्ट्री से तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना ग्रोथ जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है वो रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेड होते हैं। तो सर रेवोल्यूशन कहाँ से आएगा अगर इंडस्ट्री से ग्रोथ नहीं होगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो वहीं से होती है ना। सर्विसेज में और एग्रीकल्चर ये साल जो है जी वो बेहतर है, और इसके ऊपर और काम हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है,
और सर्विसेज में पोटेंशियल है। IT के एरिया में जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ हमारे पास HR भी मौजूद है और हम उस पर जो है और बेहतर कर सकते हैं। तो IT एंड एग्रीकल्चर जो है वो जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं लगता, लेकिन उसमें उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी ग्रोथ में जो है वो मीनिंगफुल हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री जैसे जैसे हमारे रिजर्व्स में बेहतरी आएगी तो फिर हम इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑटोमोबाइल की जो है वो इम्पोर्ट फ्रीली अलाउ होंगी। आपके जो इसके अलावा जो मशीनरी की इम्पोर्ट्स वगैरह जो है वो खुल जाएगी। अभी तो उनके ऊपर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी कम हो जाएंगी, तो फिर वो सारी कंजप्शन, फिर इंटरेस्ट रेट जरा कम होंगे, तो फिर ये है कि आपको कंज्यूमर फाइनेंस की डिमांड भी जो है वो बढ़ेगी और स्पेंडिंग जो है वो ये बेहतर होगी। तो फिर तो ये व्हील कब तक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है सर आपको? ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में रिलीफ आना शुरू हो जाएगा और ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 25 है वो आई थिंक बेहतर होगा, तो उसमें ग्रोथ फिर 4-5% की जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी वो तकरीबन अगर 2 और 3 की तरह रहेगी तो अगला साल फिर 4-5% जो है वो ग्रोथ को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अगर स्पीड भी यही रहे और जो सिनेरियोज है वो भी यही रहे। आप समझते हैं अभी इंटरनेशनली कोई फ्रंट पे हमारे लिए कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, या फिर अभी कोई प्रेशर नहीं है? ऑयल प्राइसेस भी इनफैक्ट थोड़े से कंट्रोल्ड ही है, तो अगर यही सिनेरियो रहता है तो तमाम चीजें यही एक्सपेक्टेड है। जी हाँ, इंटरनेशनली भी कमोडिटी प्राइसेस जो है वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड है, विच इज वेरी गुड। हमारा है वो स्टेबल है, और अभी फेड ने तो जो है वो ये कहा भी है कि हम अब ग्रेजुअली जो है वो हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। तो वो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका भी जो है आई थिंक हमारे उस पर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारी फिर ये है कि फॉरेन करेंसी लोन की जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी, और हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसकी वजह से भी हमारे बजट पे जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकेगा। वेल, थैंक यू सो मच। आरिफ हवीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस। यकीनन आगे के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो अलाइन हैं, और आने वाले दिनों की बेहतरी के लिए जो ये इंतजाम किए गए हैं, बेसिकली मकसद भी यही है कि आने वाले दिन बेहतर हों। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, सर प्लीज कर दीजिए। वही बिल्कुल वो बात मेरी जो मैं डिस्कस कर रहा था, एक्सपेक्टेड है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, उसका यकीनन इम्पैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल मार्केट पे। उन्होंने भी वही बात की, लेकिन मैं उनकी इस बात से बहरहाल डिसएग्री करूंगा कि इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और देखिए, एग्रीकल्चर की जहां तक ग्रोथ का ताल्लुक है, वो उसको आप डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से कोई उसका इतना बड़ा उसमें नहीं आप क्रिएशन ला सकते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। इंडस्ट्री को इग्नोर किसी भी कीमत में हमें नहीं करना चाहिए। सर्विसेज की जो ग्रोथ होती है, इग्नोर कैसे कर रहे हैं तो बताएं ना। सर्विस की जो है ना ग्रोथ, वो डिपेंडेंट होती है इंडस्ट्री पर। सर्विसेज सेक्टर जितना भी है, चाहे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टूरिज्म है, वो सब इंडस्ट्री से ही तो ड्राइव हो रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इनहांस करती है तो ये एक्टिविटीज, सप्लाई चेन की एक्टिविटीज, बैंकिंग की एक्टिविटीज, वो तमाम एक्टिविटीज बढ़ती है। और देखिए, जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना हम SIFC की जब बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, कहाँ यूटिलाइज होगी? इंडस्ट्री में मोस्टली उसको यूटिलाइज होना है। इंडस्ट्री में कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कहाँ से मिलेगा? इंडस्ट्री से ही मिलेगा ना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न। और उसमें देखिए, अब मैं अभी जो बात कर रहा था कि बेसिकली जब इन्वेस्टमेंट आएगी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज होगी, वहीं से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, GDP की ग्रोथ वहीं से आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन वहां से कंट्रोल होगा। वो एक पूरा चेन है, वो एक प्रोसेस है, वो हमें अडॉप्ट करना होगा। और उसमें एक चीज की तरफ और इशारा किया गया है, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो रही है, जो कि $100 बिलियन भी आने वाले वक्त में एस्टीमेट है, तो उसमें हमें तीनों फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के। एक तो होती है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा, जो नेबर कंट्रीज ने क्या किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले, जो आपके एक्सपेक्टिएट हैं उनको आप अट्रैक्ट करें, उनको अट्रैक्ट करें, वो वहां से आगाज वहां से करें।
और उससे भी पहले वो टैक्स के हवाले से अट्रैक्ट करें या रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेथड हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं आपके। अगर लोकल इन्वेस्टर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसको आप इंसेंटिव नहीं दे रहे और समझ रहे हैं फॉरेनर्स आके वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। जो इंसेंटिव की टैक्स की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने अभी क्योंकि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो इंडिकेशन दी थी कि हम एमएनएसटी स्कीम इंट्रोड्यूस कराएंगे। एमएनएसटी स्कीम का मसला ये था कि एमएनएसटी स्कीम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जब हम बात कर रहे हैं, तो जो गुज़िश्ता 30 साल में कुछ 5 के करीब 84 से अगर शुरू करें डॉक्टर महबूब लगते तो 5 के करीब स्कीम्स आई हैं। उसमें उनका जो ऑब्जेक्टिव था ना, या तो वो गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट होता था वो कहते थे एमएनएसटी दे रहे हैं, कुछ नहीं पूछे। से हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन हमने कभी भी इश्तियाल अंगेजी, कभी भी नफरत आमेज या कभी भी उकसाने की सियासत नहीं की। हमने हमेशा कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रहकर इख्तलाफ का इजहार किया है और यही हम समझते हैं कि हम दूसरों को भी यही सबक देंगे। ये बताइएगा कि जिस तरह 2018 के एक तफसीलात का इजहार दोबारा पीपल्स पार्टी आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कर रही है, जो आप समझती हैं कि जो इस बार प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिस माइंड सेट ये प्रोजेक्ट लाया था, उनका ये प्रोजेक्ट भी कामयाब हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान को अब ये प्रोजेक्ट जो है ना, अब ये पाकिस्तान में बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये एडवेंचर पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और ये बात वो भी समझते हैं, कम से कम हमें लगा था कि समझ गए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जो सीखे थे या जो समझे थे वो सब खत्म हो गया, अंडू हो गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने कभी भी नफरत, इश्तियाल अंगेजी की सियासत को फरोग नहीं दिया। एडवेंचर पाकिस्तान के लिए हमेशा से नुकसान दे रहा है। हम इंतशार की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीटीवी न्यूज से फिलहाल इतना ही। लोकल हमें एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, वहाँ लगा रहा है। और चौथा आखिरी था जो एक बार बार क्वेश्चन आता है कि सीपैक का बेनिफिट तो पूरी दुनिया को है, पूरे खित्ते को है, लेकिन पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक हमारे इन्वेस्टर हैं लोकल, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने कहा था जो वहाँ जा रहे हैं उनको आप एमएनएसटी दें। तो ये बड़ा एक वेल डॉक्यूमेंटेड प्लान दिया था फेडरेशन ने, जिसमें बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, वो एमएनएसटी नहीं आ सकी। बहुत सारे इसके बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहले नहीं हो पाती, लेकिन बाद में अब बनते जा रहे हैं। और अब अच्छी बात यह है ना कि एक पेज पर है ना, अब एक पेज पर आपकी आर्म फोर्सेस से लेकर के पॉलिसी मेकर्स तक, गवर्नमेंट तक और बिजनेस कम्युनिटी, सारी जो अप्रूवल एक कमेटी है वो एक पेज पे दिखाई दे रही। मैं खालिद तवाब साहब से पूछूंगी, सर ये बताइए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, आरिफ हबीब साहब ने भी वहीं की इंडिकेशन दी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। रेवोल्यूशन तो आएगा ही इस बेस से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारी जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स हैं या फिर हमारी जो एक होता है ना कि हमारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम उसको जब ही रिमूव कर सकते हैं इम्पोर्टेड आइटम्स, जब हमारी लोकल डिमांड बढ़ जाए, लोकल प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाई कर लें। इसके बारे में प्लीज बताइए कि कैसे ये हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे। देखिए, जो बात आरिफ हबीब ने कही है या जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। एक्चुअली एग्रीकल्चर साइड, जैसे मेरे पहले आप बता, ये इसका इम्पैक्ट जो है वो इमीडिएटली 2, 4, 6 महीने में आ जाता है। हमारे पास इस साल बड़ी बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं, हमारी राइस की भी बड़ी अच्छी आई है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान गॉट अ वेरी बिग बेनिफिट कि इंडिया की क्रॉप्स खराब हुई हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, तो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। जब वहाँ उन्होंने एक्सपोर्ट बैंड करी अपनी, तो पाकिस्तान को बेहतर प्राइसेस मिले अपनी चावल के एक्सपोर्ट में, और क्रॉप भी अच्छी थी। इसी तरह मैंने भी पहले जिक्र किया कॉटन का। देखिए, कॉटन ये करना ही चाहिए कि कॉटन, अब रॉ कॉटन काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, न मिल रही है, क्योंकि हम तो कॉटन इम्पोर्ट कर रहे थे लास्ट ईयर। तो वो जब वो कॉटन जो है वो प्रोसेस होगी, चाहे उसकी जेनिंग करें, फिर उसका कपड़ा बनाएं, फिर गारमेंट्स बनाएं, एंड वैल्यू एडिशन में जाते जाएं, तो वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का चोरी दामन के साथ है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो आप एक साल में नहीं ले सकते। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो एवेंचुअली, अगर आज मैं इंडस्ट्री लगाने नहीं जाऊंगा तो एटलीस्ट मिनिमम बहुत जोर मारूंगा तो 4 साल लगेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर में अल्लाह ने हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
کہ چیزیں خراب ہونے کی بڑی چیز. ہمارے یہاں لاسٹ ایئر سے پہلے سیلاب آیا تھا, فلڈ کے بعد جو زمین آپ کی فرٹائل ہو گئی ہے کہ آج وہ پروڈکشن جو ہے اس کے بعد ہم نے سیڈ بھی تبدیل کری. ہمارے یہاں سیڈ کی تبدیل نہیں ہوتی تھی, یہ بھی ایک پوری مافیا تھی جو کافی حد تک چینج ہوئی ہے. سیڈ تبدیل ہوئی, ہائیبرڈ سیڈ رائس میں بھی آئی, دوسری جگہ میں بھی آئی, تو آج آپ کی پروڈکشن جو ہے بڑھے گی. جب وہ پروڈکشن بڑھے گی تو آٹومیٹیکلی انڈسٹری میں ویلیو ایڈیشن کے لیے انڈسٹری جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائے گی. تو اگر ایگریکلچر میں گروتھ ہوتا ہے تو سرجسلی اس کا اثر جو ہے وہ انڈسٹری میں بھی آتا ہے, اس کی بھی گروتھ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے. تو یہ تو ہوگی. دوسری بات یہ کہ اب ہمیں نہیں, چانسز کیا دکھائی دیتے ہیں کہ انڈسٹریز کو جو گروتھ کرنے کے لیے جو ایک سپورٹو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہے ابھی یہاں پر؟ اگر آج کی تاریخ میں کم ہو جاتا ہے, دیکھیے انٹرسٹ ریٹ تو ایک ایلیمنٹ ہے. یہاں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا. گیس جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے, کل آپ نے دیکھا ہوگا سارے کراچی کے انڈسٹریل ایریا جمع کراچی چیمبر آف کامرس, انہوں نے کہا دسمبر سے ہم انڈسٹریاں بند کر دیں گے اپنی, وی ڈونٹ ہیو گیس. یہ وہ ایشوز ہیں. تو ان کا ایشوز دیکھیں, ایشوز تو ہوتے ہیں سر, ایشوز تو ہر مہینے کریٹ ہوتے ہیں, سال میں کہیں نہ کہیں کتنے ٹائم کریٹ ہوتے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ ان کو ٹائملی سالو کر لیا جائے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا, چیزیں ریزالو وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. گیس ایک زمانے میں ہمارے پاس اتنی تھی کہ ہم اس کو ٹرانسپورٹ پہ بھی استعمال کرتے تھے اور بے دریغ استعمال کرتے تھے, کوئی اس کا وہ نہیں تھا. ڈومیسٹک والے اتنا بے دریغ استعمال کرتے تھے. آج بھی جتنی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, جو بھی گورنمنٹ ہے, ان کی فرسٹ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈومیسٹک جو ہے گیس وہ پہلے دے. پوری دنیا میں ترقی آ رہی ہے کہ سب سے پہلی پریورٹی جو ہے وہ انڈسٹری کو دے, کیونکہ انڈسٹری ہوگی تو امپلائمنٹ ہوگا, امپلائمنٹ ہوگی تو آگے چیزیں چلیں گی. لیکن وہ ہماری کیونکہ ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور سب سے پہلے وہ اپنے ہلکے جس طرح سے انٹرم سیٹس تو بہت سارے انپاپولر ڈیسیژن دیے ہوئے ہیں, اگر یہ بھی لے لیں گے تو پرابلم ان کے ڈیسیژن سے نہیں ہوگا. ایشو یہ ہے کہ جتنے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں ان گاؤں گوٹوں کے اندر سب سے پہلا ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں گیس نہیں ہے, آپ ہمارے یہاں گیس دیجیے. اور گورنمنٹ کی پھر اتنا پریشر پڑتا ہے. عام لوگوں کو ریلیکسیشن چاہیے, ان کے اپنے جو وسائل ہیں اس کے اندر ان کو ایک آرام چاہیے, وہ تو اسی کو چنیں گے جو ان کو اس چیز کا وعدہ کرے گا. آپ سسٹم یہ بنا لیتے, آپ ان کو سلنڈر سے گیس سپلائی شروع کر دیتے, سلنڈر سے وہ تو چل سکتے ہیں, انڈسٹری سلنڈر سے نہیں چل سکتی ہے. وہ چیزیں جو ہیں جس طرح میں یہ کہتا ہوں گیزرز ہیں ہمارے یہاں, اب سردیاں آ رہی ہیں, پورے چائنا میں آپ چلے جائیں, بینڈ ہے آپ کو الیکٹریسٹی یا گیس استعمال کرنا, آپ صرف سولر استعمال کر سکتے ہیں. وائی ناٹ ان پاکستان؟ آپ یہ فیسلٹی دیں, ایک ڈومیسٹک لون دیں کہ آپ اپنا چھوٹے چھوٹے سولر سسٹم لگائیں. جتنے پیسے آپ مہینے کے اس بل کے لیے دے رہے ہیں, آپ اگر اس کے سولر کے وہ پیسے دے دیں تو ایک سال میں سولر بھی آپ کو فری ہو جائے گا اور گورنمنٹ کی بجلی بھی بن جائے گی. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکیم ایسی اسٹارٹ ہو جیسے کہ میٹر چینج ہوتے ہیں تو اس طریقے سے سولر پینلز بھی ہر گھر میں فٹ کیا جائے اور بل میں پھر لگ کے پیسے آ جائیں. سولر تو خود اپنا لگائے نا جی, گورنمنٹ سافٹ لونز دے سارے, وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے لون صرف گیزر کے لیے, لیکن نہیں ہو رہا. ابھی آپ نے منسٹری کی بات کری, اسی گورنمنٹ کی جو پریورٹی تھی جس میں منسٹری دی وہ انہوں نے دی ہاؤسنگ اینڈ بلڈنگ کو, کنسٹرکشن انڈسٹری کو, اور آپ دیکھیے کس طرح پورے پاکستان میں بوم کر گئی. اب گورنمنٹ تبدیل ہوئی, وہ سارا جو اتنا وہ چیزیں تھی وہ سب بیٹھ گئی, ساری امینٹیز. یہ نہیں کہ آپ یہ فیسلٹی ہمیشہ کے لیے دیں, لیکن آپ نے جس سیکٹر کو بھی پروموٹ کرنا ہے, اگر آپ صحیح پالیسی وہاں دے دیں گے, جس طرح منسٹری دی, آپ سے پوچھیں گے نہیں, آپ لگائیں پیسہ کنسٹرکشن کے. وہاں کنسٹرکشن سے الائڈ 60-62 انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی چل رہی تھی اور امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو رہی تھی. رائٹ, آپ نے صحیح کہا. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی, سر یہ بتائیے ایک تو اس چیز کا سولوشن کیا ہے کہ ہمیں اب رسک میں نہیں پڑنا ہے کہ یہ نہیں کر رہے ہم بند کر دیں گے, ہم سولوشنس کی طرف جائیں گے. سر سجیشن دیجیے کہ ڈومیسٹک یا انڈسٹریل جو نیڈز ہیں ان کو فلفل کیسے کیا جائے گا. دیکھیے انفراسٹرکچر بالکل ایک پرابلم ہے, اس کے لیے تو انویسٹمنٹ چاہیے, لیکن انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے 1993 میں رجسٹریشن شروع ہوئی تھی, 2017 میں پی 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 بل آیا تھا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھا. وہ ریئل سینس میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے, رجسٹریشن ہو رہی ہے. اچھا, دوسرا جو ہے انرجی کا ایشو. انرجی دیکھیں نیبر کنٹری ہے, دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جہاں نیچرل گیس نہیں ہوتی, نیچرل گیس کے بغیر ہی وہاں کام ہو رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ گھر میں جو ہیٹرز اور گیزرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ گیس پر پوری دنیا میں نہیں مطلب ہے یہ اس طرح کی پریکٹس. اور اس کا سولوشن کیا ہے, وہاں انڈیا میں آپ دیکھیں تو الیکٹریسٹی ہی یوز ہوتی ہے نا, گیس کے لیے بھی گیزر کے لیے بھی. ہوٹلز میں بھی وہاں گیزر جو ہوتے ہیں وہ الیکٹریسٹی کے ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو پالیسی بنائی ہے انہوں نے, پھر انرجی کے ریٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں,
उनको कैसे कम्पिटेटिव बनाना है। जब पॉलिसी की बात होगी तो वहाँ से एक बात शुरू होती है कि किस प्राइस पर आप एनर्जी दे रहे हैं। सोलर पैनल के लिए एक अच्छी बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता, एक पॉलिटिकल पार्टी ने बिल्कुल एग्जैक्टली जो खालिद साहब ने कहा है वो अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम सोलर पैनल्स के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। सोलर पैनल के लिए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे सब्सिडाइज रेट पर, और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इंसेंटिव भी दिए जाएंगे कि लोग सोलर पैनल को यूज करें। वो अच्छा, जो चीज़ अच्छी कोई पार्टी कर रही है उसको हमें मेरे ख्याल में इनकरेज करना चाहिए कि उससे एक अल्टरनेटिव ये आज भी अवेलेबल है सोलर के लिए। अगर आपको लोन चाहिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आज भी अवेलेबल, और बड़े अच्छे कंपेरेटिव रेट डोमेस्टिक मैं तो बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप छोटे छोटे 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के लोन, 20,000 रुपए के लोन, ये तो अभी बड़ा सोलर पर आप लगाने जाएं अपने घर पे ये सब उसके लिए, तो वो बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने। लेकिन मैं यहाँ एक चीज जरूर कहूँगा कि देखें, जो पॉलिसी मेकिंग में जिन लोगों का फॉल्ट रहा है, चाहे रिगार्डलेस पॉलिटिकल अटैचमेंट, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। आप ये क्यों भूल रहे हैं जो गलत पॉलिसीज बनाई गई, यानी कॉटन क्रॉप के साइज की एस्टिमेशन से लेके एनर्जी पॉलिसी तक। और एनर्जी में क्या था कि एनर्जी में एक वक्त वो था कि इंसेंटिव दिया जाता था कि आप सीएनजी गाड़ी में किट लगवाएं, उसके लिए फाइनेंसिंग की जाएगी, सीएनजी लगवा लीजिए, सीएनजी स्टेशन के लिए फाइनेंसिंग की जाएगी, सीएनजी किट के लिए फाइनेंसिंग की जाएगी। इंसेंटिव दिए जाते थे, लोगों को मोबिलाइज किया जाता था। क्या उस वक्त ये इनकी प्रोजेक्शन इतनी गलत थी, इतनी गलत इनको एडवाइस मिलती थी कि मुल्क में गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। आज हम हर जगह प्रमोट करते रहे कि इन्वेस्टमेंट हमारी जो कहीं और होनी थी वो इन्वेस्टमेंट हम सीएनजी सेक्टर पे इन्वेस्ट करते रहे, और आज कह रहे हैं कि आज नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो गई है। तो पॉलिसी का लैकिंग ऑफ पॉलिसी थी ना। और इसी तरह से देखें, जो कॉटन की है टेक्सटाइल विजन जो प्रोग्राम बना था, उसमें मिनफॉल जो हमारी एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, इसकी तरफ से कमिटमेंट थी कि 15 मिलियन बेल्स लोकली प्रोड्यूस होंगी। 15 मिलियन का एस्टीमेट था, और उस 15 मिलियन की बेसिस पर स्पेंडल्स, रूटर्स में, स्पिनिंग में, वीविंग में इन्वेस्टमेंट कराई गई थी। वो आइडल हो गए बाद में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 15 मिलियन तो हमने कभी प्रोड्यूस नहीं की। और अभी भी जो 2 मिलियन जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्ट स्टेबल नहीं हो रही, लॉन्ग स्टेबल है। तो कुछ इंडस्ट्री को लॉन्ग स्टेबल पे जाना होता है फिनिश प्रोडक्ट के लिए, तो वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके सब्स्टिट्यूट मिनफॉल ने उसमें कुछ अपना रोल प्ले नहीं किया, ना उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। 12 तो हमारा साइज रहा है, 12 मिलियन तो हम बहुत अच्छे तक प्रोड्यूस करते रहे हैं 2005 से 2008 तक। 12 तो हम करते रहे हैं, और फिर हमें 8 पे आ जाना या 4 पे चले जाना, ये तो बहुत मतलब है अलार्मिंग चीज है। हमें पॉलिसी मेकर्स का भी थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी उस साइड पे भी चाहिए, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हुआ। आईपीपीस का देख लें, आईपीपीस का गवर्नमेंट 2013 या 14 की बात है, चाइनीज कंपनी से जब सरकोल पे बात हो रही थी, तो वो 8 सेंट पे प्रोड्यूस करने को तैयार थे, 10 साल के लिए फ्रीज कर रहे थे। हम उन पे अड़े हुए थे कि 6 सेंट पे लेंगे, वो 8 सेंट की बात कर रहे थे। आज हम 16, 17, 18 सेंट पे भी शायद वो तैयार हो। ये पॉलिसीज का मसला है ना ये सर। तो जब तक पॉलिसी मेकर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। सर चले, अब जो हुआ तो हो गया, लेकिन अब इसमें से कुछ बेहतर निकालना या इसमें से बेहतरी की उम्मीद रखना वो भी तो जरूरी है। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन, अब एक प्रोसेस तो शुरू हुआ है। अब उस प्रोसेस में मैं सबसे ज्यादा जो क्रेडिट देता हूँ वो ये है कि कम से कम तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे तो आ गए हैं ना। अब पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो रहे, इकोनॉमिक डिसीजन हो रहे हैं। तो अगर अभी भी पॉलिसी बनाने, जैसे खालिद साहब ने कहा कि हमें अल्टरनेट एनर्जी पे जाना है, पूरे मुल्क को अल्टरनेट एनर्जी पे जाना है। हमारे पास अगर नेचुरल गैस को हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, ऑयल इंपोर्ट तो यकीनी तौर पे वो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमें अल्टरनेट एनर्जी पे जाना है। हमें सोलर पे, विंड पर हमें उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन एक चीज़ का हो जाएगा। कम्पिटिटिव हो जाएंगे, जब कम्पिटिटिव हो जाएंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे। दूसरा एक चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इशू है वो बेसिकली वो 80% उससे जो रिलेवेंट इशू है वो हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से है। इन्वेस्टर्स को उनसे भी नबर्द आजमा होना पड़ता है, वहाँ भी स्विच करने पड़ते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, एनर्जी के स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, टैरिफ की प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर भी हमें फोकस करना होगा। राइट, बड़ी टाइमली इन्होंने तमाम चीज़ें बता दी हमें, और एक शॉर्ट
आंसर के अंदर तमाम हमारे पास सोल्यूशंस मौजूद हैं। जरूरत इस बात की है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। मैं तवाब साहब आपसे पूछूंगी कि अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, जो कि एक ट्रेंड भी विटनेस होने वाला है। आप सबने इंट्रोडक्टरी कमेंट में यही कहा कि अब आने वाले दिनों में ये नवीद है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाइपलाइन में हैं, खासकर SIFC जिसके बारे में तो एक पहले कभी नहीं सोचा गया, जिन कामों के बारे में वो अब सोचा जा रहा है। अब आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा दिखाई देता है? दूसरा ये कि ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो पाकिस्तान की कहते हैं ना वो थोड़ी सी एक तकदीर बदलेगी। तो अब ये चीजें बदलने के बाद नेक्स्ट ईयर जो फोरकास्ट या GDP ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड से हट के वो कितनी विटनेस कर सकते हैं हम? मेरा ख्याल है कि फ्यूचर तो हम बहुत अच्छा देख रहे हैं इस मुल्क का, देयर इज नो सेकंड थॉट। और जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो पहले फोकस है एग्रीकल्चर साइड, वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म उसने ऑलरेडी शुरू कर दिया है परफॉर्म करना। हमारी कुछ चीज़ें जैसा डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि हमारी पॉलिसीज क्या हैं। हमने जहाँ कॉटन ग्रोइंग एरिया थे बड़े ज़बरदस्त, जहाँ से प्रोडक्शन बड़ी अच्छी आ रही थी, उसको हमने शुगर में कन्वर्ट कर दिया। सारी अगर आप सराइकी बेल्ट में चले गए तो, और शुगर में हम सब्सिडी देते हैं, तो इस मुल्क को आप लेके किस तरफ जा रहे हैं? छोटे छोटे लोगों के अपने चीज़ों को वसूल करने के लिए इजाफी तौर पर उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो हमें जिस तरह अकाउंटेबिलिटी वाली बात है, ये बैग एरिया था, ये सिर्फ कॉटन ग्रोइंग एरिया था, उसको चेंज कराया। लोगों ने लगी हुई फैक्ट्री शुगर की वही ना ट्रांसफर करी, और जो यूँ वो जमीन अच्छी थी, कॉटन अच्छी थी, लिहाजा उन्होंने कहा यहाँ कॉटन शुगर की जो है प्रोडक्शन वो बेहतर आ जाएगी, चीज बेहतर है, लिहाजा वो वहाँ शिफ्ट हो गई। किसका था उस वक्त? जो फार्मर्स थे उनको एक अच्छा एक कैपिटल मिल रहा था, हुकूमत पाकिस्तान का और हुकूमत पॉलिसी मेकर। मैं आपके सामने बात कहता हूँ, आप ये देखिए कि ये निकाले शुगर मिले किसकी हैं। सर ये देखिए पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी। पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, वो लोग हैं जो पॉलिसी मेकर हैं, किसी कोई जात की बात नहीं कर रहा। उन पॉलिसी मेकर की शुगर मिले हैं, वो देखते हमारा बेनिफिट किसके अंदर है। वो पहले वो मुल्क के लिए सोचना चाहिए बात, लेकिन वो नहीं सोचते। ये प्रॉब्लम, और कोई अकाउंटेबिलिटी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो तमाम सेक्टर्स से मौजूद हों जो एक अच्छे, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ये आपने क्यों किया, ऐसा क्या करें। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अवर IT, और जैसा आरिफ हबीब साहब ने जिक्र किया, IT में भी वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ऑल्दो अभी शायद हम $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट में हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग इस साल हम कम से कम 4 तक ले जाएंगे। और उससे एक आम आदमी फर्क पड़ता है, वो घर पे कंप्यूटर लगाता है, 1-2-4 चीजें लगाता है, और विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट वो अपना कारोबार जो है वो काम शुरू कर देता है, और अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो पिछला दौर गुजरा है कुछ साल, इसमें हमारा जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मुल्क छोड़ के डिसहार्ट होकर चली गई है। मैं समझता हूँ हमको उनको मैसेज देना चाहिए, पाकिस्तान इज वेरी फर्टाइल। और आज डिसहार्ट हो गए नहीं, एक आपके पास अपॉर्चुनिटी जहाँ से अच्छी आ रही है तो डिसहार्ट हो गए लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। सर ये भी तो है कि उनको अपॉर्चुनिटी जहाँ से मिलती है उन्हें वहाँ जाना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है आपको, तो वो इसलिए गए अपॉर्चुनिटी बेहतर। अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल थी, यहाँ पे हमारे जो यंग जनरेशन है वो काफी यहाँ से वो कर गए। मैं उनको ये खास तौर पर मैसेज देना चाहता हूँ, इस मुल्क में बड़ी पोटेंशियल है, और विद इन वेरी फ्यू मंथ्स ये चीजें आपको नजर आएंगी। सर यकीनन जब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी तो वो भी कम बैक करेंगे अपना, वो क्यों वहाँ पर रहेंगे, और कौन रहना चाहता है दूसरे मुल्क के अंदर। आपको इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, आप इमिग्रेशन नहीं ले पाते, बहुत सारे इश्यूज हैं, कोई नहीं चाहता कि वो अपने मुल्क को छोड़ के दूर रहे। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसी तरह इन्वेस्टमेंट का है, अगर आप ये देखें पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क की बेतहाशा इन्वेस्टमेंट बाहर गई है। हम तो ये बात करें ना बाहर की इन्वेस्टमेंट आए, आप देखिए कितनी UAE में इन्वेस्टमेंट गई है पाकिस्तान। एग्जैक्टली, फिर जब भी तो वक्त आ गया था कि SIFC का कयाम होना जरूरी था और इकोनॉमी को सीधा करना जरूरी था। हमने किसी और ने नहीं बेड़ा रखी, हमने खुद किया, हमारी पॉलिसीज ने करी। अब इसकी रिपुटेशन ना हो, अल्लाह ने हमें फिर मौका दिया, वी शुड गो फॉर गुड पॉलिसीज, और उसकी न सिर्फ पॉलिसीज बनाए बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करें। राइट। अच्छा, दूसरा ये कि अगर इकोनॉमिक नंबर्स को ही थोड़ा सा डिस्कस करें, फर्दर इंडिकेटर्स क्या दिखाई देते हैं आपको आने वाले दिनों के लिए ट्रिगर्स? अब थोड़ा सा अगर इसको नेगेटिव डायरेक्शन को हम पॉजिटिव की तरफ लें तो इंडिकेटर से पहले आपका स्टॉक एक्सचेंज का आना शुरू हो गया। फर्स्ट इंडिकेटर कि आप
पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 58,000 क्रॉस किया। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी है। जो हमारा जो जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर था, स्ट्रक्चर सब बैठा हुआ था, नोबडी वाज विलिंग टू इन्वेस्ट इवन आफ्टर इतने अच्छे रिजल्ट कंपनी से देखने के बावजूद। इंटरेस्ट रेट हमारे पे बड़ी हमारा मुतालबे के बाद 10 साल के अंदर, ये 12 साल में हमने अचीव किया था कि वो सिंगल डिजिट में आ गया था। अब ये दोबारा सिंगल डिजिट में आना फिर एक डिकेड से ज्यादा ही खा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये ट्रेंड गॉड फॉरवर्ड ये डिकेड नहीं तो कम से कम 5 साल तो इज गुड। सिंगल डिजिट में आना टाइम, अल्लाह करे जल्दी आ जाए और मुल्क की तरक्की करनी है। देखिए एक आम तासुर ये है, डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन को रिलेट करते हैं इंटरेस्ट रेट से। हमारे मुल्क की जो पैरेलल इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से ज़्यादा मजबूत है। लिहाजा आप वो पैरामीटर्स जो है ना कि इन्फ्लेशन को आप इससे करें, वो ना हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बोरोवर है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द बैंक, और वही सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाता है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट नीचे लाएं, इससे इन्फ्लेशन के ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान की मैशत में नहीं है। राइट। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी, IMF से एप्रिसिएशन के बाद टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करना और खासकर डॉक्यूमेंटेशन जो अभी खालिद सवाब साहब ने जिक्र किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा जो काम करना है वो ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं इसको कैसे सीधा किया जाए? डॉक्यूमेंटेशन की जो एक स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे लिया जाए? क्योंकि अभी बहुत कोशिशें की जाती हैं कि आप फाइलर बने या आप अपने चीज़ों को जो है वो टैक्स फाइल करके बेहतर करें। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारा तो हमने अचीव किया और उसका क्रेडिट जो है वो ज़्यादा IT इम्प्रूवमेंट को जाता है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो गई, लेकिन उस डॉक्यूमेंटेड के यकीनन बेनिफिट होते हैं, लेकिन हमें उस तरह से बेनिफिट नहीं हो पाया, उसने हमें एक्सेलरेट नहीं किया। और उसमें आपने अभी कहा था कि क्या पॉजिटिव इंडिकेटर्स की 2.5 का